इंडिया के जितने भी नेबरहुड हैं सभी में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है इस टाइम पे, वन बाय वन सभी का देखेंगे। एंड जीएस पेपर 2 से ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस और नेबरहुड पॉलिसी ऑफ इंडिया। चलो, इंडिया का तो देखेंगे नेबरहुड, बट उससे पहले थ्रू आउट द वर्ल्ड कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही है एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक तो सबसे पॉपुलर वन, रशिया एंड यूक्रेन। एक तो ये वाला आ जाएगा, कभी रशिया एक्सटेंशन कर रहा है, कभी यूक्रेन एक्सटेंशन करेगा, तो ये वाला आ जाता है। देन अदर एग्जांपल, आर्मेनिया अजरबैजान, नोगोर्नो काराबाख वाला रीजन है, उसके लिए फाइट हो रही है। एंड एक कॉरिडोर बोला था मैंने देखने के लिए, देख लिया वो? हाँ, किसी ने बोला लाचिन कॉरिडोर। तो ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। देन इजराइल एंड हमास, कभी हिजबुल्ला के कॉन्टेक्स्ट में आप सुनोगे, तो यहाँ पे आ जाती है इजराइल। और यहाँ पे एक पेनिनसुला बनता है, उस पेनिनसुला का नाम बताओ। सिनाई पेनिनसुला। तो बड़े सारे एग्जाम्पल है, सभी जगह डिस्टर्बेंस है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ इंडिया के नेबरहुड में ही प्रॉब्लम्स मिलेंगी। वैसे ही अगर साउथ अमेरिका जाओगे तो यहाँ पे एक कंट्री है वेनेजुएला, और साइड में कौन सी आती है? गुआना। यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है जिसका नाम है एसेक्यूबो, सुना है इसके बारे में? एसेक्यूबो, यहाँ पे ना 8 बिलियन बैरल टन्स ऑफ ऑयल अवेलेबल है। अगर ज्योग्राफिकली देखोगे तो ये गुआना का पार्ट है, पर वेनेजुएला क्लेम करता है कि ये हमारा एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट चल रखे हैं, ये भी डिस्टर्ब हुआ रहता है। ऑल्दो वेनेजुएला की यहाँ पे आपने एक लेक सुनी होगी, मारागाइबो, यहाँ पे भी ऑयल के काफी रिसोर्सेज हैं, बट स्टिल वो क्लेम करते हैं गुआना की इस टेरिटरी को कि ये हमारी है। ठीक है, ऐसे क्यूबो याद रखना, आता रहता है ये भी न्यूज़पेपर में, ऐसे क्यूबो। एक होमवर्क भी दिया था आई थिंक आपको, सबीना शोल, पढ़ा किसी ने? अभी नहीं, टाइम नहीं लगा होगा ना, वो ज्यादा टाइम लगेगा उसको ढूंढने में, कोई बात नहीं। अच्छा, वन बाय वन नेबरहुड्स देख लेते हैं। सबसे पहले कंट्रीज, डन, बता दो जल्दी से, सबसे पहले कौन सी कंट्री नेबरहुड में दिखाई देती है आपको? पाकिस्तान और चाइना। देन ठीक है, बस बस बस, ये तो मंत्र पढ़ रहे हो तुम, बस बस बस। पाकिस्तान की बात करते हैं। 1947 में पार्टीशन हो जाता है, जिससे एक नई कंट्री बन के आती है, वो थी पाकिस्तान। तो पहले तो दो हिस्से थे, एक पाकिस्तान यहाँ पे मिलेगा, एक ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, जो कि 1971 में बांग्लादेश बन जाता है। पर एक इशू था जो कि हिस्ट्री से अगर आप देखोगे तो वो सॉल्व ही नहीं हुआ कभी, वो था POK, ये वाला, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आज तक चलता आ रहा है। फिर आर्टिकल 370 के बारे में आप देखते हो 2019 में, उसकी एब्रोगेशन कर दी जाती है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। कहीं बोलते हैं पीसफुल है अब स्टेट, कहीं बोलते हैं कि नहीं अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बट एनीवेज 1947 से आप देखोगे इंडिया और पाकिस्तान की कोई ना कोई डिस्प्यूट्स रहते ही हैं। एक डिस्प्यूट और सुना होगा आपने, बॉर्डर डिस्प्यूट, एक तो टॉप वाला आ गया, एक सरक्रीक का सुनोगे, ये जो गुजरात वाला एरिया है ना, बस यहाँ पे ऑयल के रिजर्व्स हैं, पर बिकॉज डिस्प्यूटेड है एरिया, ना तो इंडिया वाले यूज करते हैं उसको, ना ही पाकिस्तान वाले यूज करते हैं। तो सरक्री कच्छ डेजर्ट वाला जो पार्ट है वहां पे। फिर एक और सुना होगा आपने, यहाँ पे कौन सा था? यहाँ पे था एक सियाचिन ग्लेशियर। अब जस्ट बिकॉज पाकिस्तान यहाँ पे क्लेम किया करता था कि वो उनका है, और बाद में गिफ्ट दे दिया चाइना को। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट रहता ही रहता है। उसके बाद पाकिस्तान में अगर आप देखोगे, नाम की डेमोक्रेसी आपको मिल जाएगी। ठीक है, लोकतंत्र सुनते तो रहोगे वहां पे, पर जो गवर्नमेंट वहां पे बनती है, सरकार वहां पे बनती है, वो सारी मिलिट्री बैक्ड होती है। जो मेन डोमिनेटिंग बॉडी होती है वहां पे, वो मिलिट्री रहती है। तभी तो इंडिया में इतनी अच्छी स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइजेशन आपको आर्मी के केस में मिलेगी। हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट होते हैं टॉप पे, प्रेसिडेंट के नीचे CDS आते हैं, पर इनका रोल कमांडिंग नहीं होता, इनका होता है सिर्फ एडवाइस देने का। वो माननी है एडवाइस या नहीं माननी है, वो प्रेसिडेंट की चॉइस रहती है, ये सिर्फ एडवाइस देते हैं। फिर इसके बाद आपकी तीनों बॉडीज आ जाती हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड्स भी आ जाते हैं, पर ये तीन मेन पार्ट्स माने जाते हैं। ठीक है, तो मेन जो यहाँ पे कमांडिंग हेड है वो कौन है?
प्रेसिडेंट। पर कभी पूछ लिया जाए, लगता है ऐसे कि न्यूक्लियर वेपन जो होते हैं, सुने हैं ना न्यूक्लियर वेपन्स, अभी कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, वो नहीं करना आपको, पर कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर न्यूक्लियर वेपन यूज करना है तो किसकी परमिशन लगती है? प्राइम मिनिस्टर। तो यहां से लग सकता है कि प्रेसिडेंट होगा, बट द आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। ऑनलाइन बाद में दे, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। चलो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि पाकिस्तान में एक रीजन तो ये डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम, नाम की डेमोक्रेसी है, लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं वहां पे बिकॉज मिलिट्री ही गवर्नमेंट को बैक करती है। कब प्राइम मिनिस्टर को वहां पे सीट से हटाना है, उसके लिए आप सुनते रहते हो बार बार कि तख्ता पलट हो गया, मिलिट्री कू हो गया, तो वो कंडीशन बार बार मिलेंगी आपको। इकोनॉमिक क्राइसिस आते रहते हैं, ठीक है। अभी आपने एक केस सुना होगा, एक टाइम पे बहुत वायरल भी हुई थी वो वीडियोस, कि लिफाफे के अंदर गैस भर के जा रहे थे, देखा है वो किसी ने? इतनी बुरी दिक्कत आ गई थी उनकी कि उनके लिए एलपीजी के लिए प्रॉपर सिलेंडर्स भी अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। वो रोस्ट करने के लिए भी यूज करा गया, पर उन्हीं की कंट्री से वो वीडियोस निकली थी। तो इतने ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पे आप देखते हो। देन वेरी इंपॉर्टेंट, टेररिज्म। बात तो ये डेमोक्रेसी की करते हैं, पर टेररिज्म लिंक जब भी देखे जाते हैं, बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनको इन्होंने शरण दी होती है। अगेन आप देखोगे कि टेररिस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी पाकिस्तान में आती रहती है। देन पीओके, ये तो बता दिया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये इशू अभी भी चल रहा है। देन दिक्कत क्या हुई थी, ये जो मुद्दा था ना, ये जो प्रॉब्लम थी, इंडियन फिर अपनी मिलिट्री को भेज के यहाँ पे इसको एक्वायर कर सकते थे, पर नेहरू जी के टाइम पे एक गलती हो गई थी, ये मुद्दा चला गया था यूएन के पास, और उन्होंने वो लटकाए रखा ताकि वो बार बार इंटरफेरेंस कर सके। तो इसी वजह से एक रीजन है कि ये आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। देन मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट, ये हमने पढ़ लिया। ओके, फिर अभी 2022 में नो कॉन्फिडेंस वोट गया होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आप पढ़ते हो पॉलिटी के अंदर, क्या मतलब होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन का? मतलब मेजोरिटी नहीं बची, भरोसा नहीं रहा अब गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट गिर जाती है। तो यही होता है यहाँ पे, तो हर बार कही है, 5 साल हो ही नहीं पाते यहाँ पे पूरे, हार्डली एक बार हुआ है आई थिंक कि पूरा किसी ने टेन्योर कंप्लीट किया था, उसके बाद कहीं भी नहीं आप देखोगे। उसके बाद डेट देखें इनके ऊपर, लोन इन्होंने इतना ज्यादा ले रखा है, अब तो चाइना वाले भी बोलते हैं कि पहले पिछला वाला वापस करो, उसके बाद नया दिया जाएगा। उधर से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि सभी डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर चेक रखता है कि किसी को अगर पैसे चाहिए तो हम उनको प्रोवाइड कर देंगे, इन्होंने भी वार्निंग दे दी है कि तुम्हारी तो बुरी हालत है, पहले पिछला रिटर्न करो, तभी ये जो चीजें हैं अब दोबारा से दी जाएंगी। उसके बाद इन्फ्लेशन रेट, महंगाई एंड ऑल, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था, इनकी जो करेंसी है वो डिवैल्यू करनी पड़ी थी। तो अगर इनको कोई चीज बाहर से परचेज करनी है, फॉर एग्जाम्पल मान लो इंडिया से कुछ खरीदना है, तो इम्पोर्ट ही बहुत ज्यादा महंगा हो गया था, ठीक है, क्योंकि करेंसी की वैल्यू नीचे चली गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे इंपोर्ट भी बहुत महंगे हो गए थे, हेंस कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत सारे सिटीजन ने उस केस में भी फेस किया था। देन एक पोर्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए, गवादर पोर्ट। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं, कंट्री का नाम लिख के साथ में पोर्ट का नाम दे दिया जाता है। देन देयर इज कराची पोर्ट, ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, इनको याद रखना। ट्रेड के लिए है ना, पाकिस्तान, पाकिस्तान बलोचिस्तान में, 4 स्टेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, बलोचिस्तान वाले में आ जाता है ये, ठीक है। तो ये गवादर पोर्ट के बारे में याद रखना। देन सेकंड नेबरहुड, अफगानिस्तान। ऑल्दो हमारा बॉर्डर टॉप पे जाके लगता है, यहाँ जाके लगता है, बट स्टिल बॉर्डर तो अटैच हुआ ना, नेबरिंग कंट्री तो है ही। अफगानिस्तान की अगर बात करें, अब मान लो हमें कोई ट्रेड करना है अफगानिस्तान और इंडिया को, तो पाकिस्तान से जा ही सकते थे, पर पाकिस्तान से तो अपनी पूरी एंट्री ही बैन है, नहीं जा सकते। तो हमारा एक पहले रूट चलता है यहाँ से, सी सी रूट के थ्रू, सी रूट बोलेंगे इसको, शिपिंग के थ्रू सामान आएगा जाएगा। एंड फिर यहाँ पे एक पोर्ट आता है ईरान का, ईरान नेबरिंग में काउंट नहीं होता, बट यहाँ पे इनका इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे एक पोर्ट है दैट इज चाबहार पोर्ट, यहाँ तक शिपिंग आती है, फिर यहाँ से जाती है लैंड रूट के थ्रू, ट्रेन आगे, हाईवेज एंड ऑल, शिफ्टिंग चली रहती है, फिर जाके इनके कैपिटल सिटी दैट इज काबुल में पहुंचती है। तो ये इतना हमें लंबा रूट पड़ जाता है, ऑल्दो हम यहाँ से भी जा ही सकते थे डायरेक्ट, बट बिकॉज यहाँ पे हमारे फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, तो उस वजह से हमें थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है, ठीक है। चाबहार पोर्ट, पहले तो कंट्री याद कर लो, कंट्री नेम ईरान,
ठीक है, तो ये तो रूट देख लिया जी कहाँ से जाते हैं। उसके बाद अफगानिस्तान में ऐसे नहीं है कि आज से ही हमारे रिलेशंस बने हैं। एंशियंट टाइम से आप पढ़ते हो, जब अखंड भारत की बातें होती थी उस टाइम तो ये पार्ट था अपना। फिर थोड़े टाइम के बाद ब्रिटिशर्स आए, और जब अफगानिस्तान वाली साइड से डिस्टर्बेंस आती थी तो पाकिस्तान भी तो पहले अपना ही हिस्सा था। उनका इंडिपेंडेंस थोड़ी हुआ है, पार्टीशन हुआ है, पर वो इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करते हैं कि हम इंडिया से आज़ाद हुए थे, ठीक है। बट एनीवेज यहाँ पे पाकिस्तान आप देख लेते हो, यहाँ पे अफगानिस्तान आ जाता है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी गई थी जिसको बोलते थे दुरंत दुरंत लाइन। तो अगर एंशियंट टाइम पीरियड की, सॉरी, मॉडर्न टाइम पीरियड की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो ये अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में थी। पर जब 1947 में पाकिस्तान सेपरेट हो जाता है तो किस किस के बीच में आ गई? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। उसके बाद और क्या देखा आपने? तालिबानीज का रोल। 2021 में यूएस की जो फोर्सेस थी वो बैक कर लेती हैं खुद को, और यहाँ पे तालिबानीज का कंट्रोल आ जाता है। देखा होगा आपने, एरोप्लेन्स जा रहे थे कैसे ऊपर ही बैठ जा रहे थे, तो वेपन्स थे यूएस आर्मी के, उनको यूज इन्होंने करना शुरू कर दिया। उसके बाद एक बुद्धा का स्टैच्यू है, सुना है? अफगानिस्तान में काफी बड़ा साइज है, 180 फीट्स के आसपास है। वहां पे बॉम्बार्डिंग कर दी, और फिर बाद में पता लगा कि अच्छा अगर दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना है तो उनके रिलीजन की भी इज्जत करनी पड़ती है। फिर पहले तो फाड़ दिया वो, उसके बाद बोलते हैं कि इसको हम प्रिजर्व करेंगे, क्योंकि चाइना का कहीं ना कहीं कुछ पॉपुलेशन बुद्धिज्म की तरफ होती है, तिब्बत ऑक्यूपाई करके रखा है। तो उनको खुश करने के लिए जब चाइना ने बोला कि हमें करनी थी इन्वेस्टमेंट, अब नहीं कर सकते जब ये चीज होती है, एंड जैसे ही ये बोला जाता है तो दे सेड कि ये जो गलती हो गई है हमसे उसको हम सुधारना चाहते हैं, एंड ये जो बुद्धा जी का स्टैचू है इसको अब हम प्रिजर्व करेंगे। देखना इमेजेस देख सकते हो आप, मतलब पूरा वो फेस वगैरह उड़ चुका है, उधर कुछ नहीं है, अब बाकी के धड़ ही बचा हुआ है। बट एनीवेज उन्होंने बोला ये चीज। तो यहाँ पे आप देखते हो कि अफगानिस्तान वाला एरिया भी क्या है, डिस्टर्ब है। तो यहाँ पे बस ये दिखाया है राइटर ने कि कितनी ज्यादा डिस्टर्बेंस हमारे नेबरहुड पे इस टाइम पे चल रही है। उसके बाद एक पुराना डिस्प्यूट हुआ करता था जो कि बाइलेटरल टॉक से सॉल्व कर दिया गया था, यानी कि बातचीत करके सॉल्व कर दिया था, जिसको आप सॉफ्ट स्किल भी बोलते हो, कि बिना लड़े बिना बहस करे चीजों को सॉल्व कर लिया जाए। वो था वखरान कॉरिडोर एंड पंज रिवर का। यहाँ पे जाओगे ना ऊपर टॉप में, जहाँ पे अटैच होता है ये जाके इंडिया के साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर, ये वाला जो सारा कॉरिडोर है इसको बोलते थे वकरान, सॉरी वखान कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर। और इसी की साइड से एक रिवर जाती है जिसका नाम है पंच रिवर, अफगानिस्तान के हिस्से में है। बायलेटरल टॉक्स के साथ इसको सॉल्व किया गया था। तो तालिबानी की एंट्री हुई अगस्त 2021 में, पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट का रोल था वो सारा चेंज हो गया। तो इंडिया के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस आया? जितनी भी इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी वो सारी हॉल्ट पे चली गई। इन शॉर्ट वो डूब जाती हैं चीजें जब ऐसी चीजें होती है, जैसे अभी रिसेंटली बांग्लादेश में हम देखते हैं, तो वही यहाँ पे हो जाता है। तो ये अफगानिस्तान का था। उसके बाद ये बताया है कि इंडिया ने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। बहुत सारे, उनका जो पार्लियामेंट था वहाँ पे भी हमने कुछ कॉरिडोर्स बनवाए हुए थे, एजुकेशन में करी, हेल्थ केयर में, सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। बट जस्ट बिकॉज तालिबान ने वहाँ पे टेक ओवर कर लिया तो ये सारा का सारा डिसरप्ट हो गया। सो दिस वॉज योर अफगानिस्तान। अब देखेंगे नेपाल के बारे में। तो नेपाल की कंट्री यहाँ पे आ जाएगी। नेपाल में दो चीजें याद रखनी है, यहाँ पे दो ही तरह की गवर्नमेंट आती है, एक होती है प्रो इंडिया और दूसरी एंटी इंडिया या फिर प्रो चाइना। इस बार कौन सी अभी? केपी ओली चाइना वाली है, ठीक है, प्रो चाइना वाली गवर्नमेंट है। केपी ओली बैठे हुए हैं तो वो वैसे ही चाइना को ज्यादा फेवर करते हैं इफ कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि उनको ये लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेरेंस करती है उनके जो भी इंटरनल मैटर्स होते हैं। तो नेपाल के साथ रेंजेस पढ़ते हो आप, महाभारत रेंज, ग्रेट हिमालय की भी बहुत सारी रेंजेस जाती हैं। डैम जैम पढ़ा था एक जमाने में, कुछ याद हो अगर? याद है? एवरेस्ट भी आती है यहाँ पे, और ठीक है, और मनशालू, यस, अन्नपूर्णा, और जी से क्या थी? गौरी शंकर, ठीक है। तो ये सारी रेंजेस कहाँ से, मतलब हम जोग्राफिकली अटैच हैं, ठीक है, इंडिया से जब आप नेपाल की तरफ जाओगे। उसके बाद थोड़ा सा मॉडर्न पीरियड, इवन इवन बुद्धिज्म को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। बुद्धिज्म लुम्बिनी वाला एरिया जहाँ पे बुद्धा जी का बर्थ हुआ था, तो काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए। पर यहाँ पे दिक्कत जो आती है वो ये वाली ज्यादा आती है, जैसे ही प्रो इंडिया आते हैं तो जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो अचानक से सॉल्व हो जाते हैं।
अभी रिसेंटली केपी ओली बैठ गया आके, तो वो प्रो चाइना है। तो फिर से अब क्या होगा, जब एंटी इंडिया आएगा कोई, ये डिस्प्यूट राइज कर जाएंगे। जैसे उत्तराखंड के कुछ एरियाज है, एक है आपका काला पानी, देन लिम्पियाधुरा एंड लिपू लेक। ये 3 बड़े ज्यादा कंटेंशियस पॉइंट हैं। यहाँ पे लड़ाई चली रहती है, नेपाल बोलता है हमारा है। वैसे जोग्राफिकली आज के टाइम पे आप देखोगे तो ये उत्तराखंड में आते हैं सारे। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे प्रो चाइना वाली आती है, ये डिस्प्यूट दोबारा से राइज कर जाता है। देन आपने काला पानी, ये सेपरेट भी सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रेटेजिकली। आगे बॉर्डर किसके साथ लगा हुआ है, तिब्बत के साथ। पर तिब्बत को किसने ऑक्यूपाई कर लिया, चाइना के साथ। तो अगर प्रो चाइना गवर्नमेंट बैठ जाएगी नेपाल में आके, तो वो क्या करेंगे, जैसे जैसे चाइना बोलेगा। सो अगेन यहाँ पे ये चीज दर्शाई गई है कि यस, नेपाल भी कहीं ना कहीं इंडिया के लिए टर्मोइल ले रहा है। ठीक है, डिस्टर्बेंस है वो इनडायरेक्टली इंडिया के लिए। तो ये केपी ओली जी हैं। और एक सुस्ता रीजन, ये भी बोलते हैं कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन द सदर्न प्लेन्स ऑफ नेपाल। यहाँ पे आ गया आपका नेपाल, यहाँ पे आ जाता है ये। ठीक है, यूपी के बॉर्डर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी टर्मोइल्स देखने को आपको मिल जाएंगे। सो हेंस वी कैन से नेपाल में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है। नाउ भूटान की अगर बात करें, काफी फ्रेंडली कंट्री है। इंडिया के साथ देखोगे हमेशा से ही रिलेशन अच्छे रखने की इन्होंने ट्राई करी है। एक आपने प्रोजेक्ट पढ़ा था बहुत स्टार्टिंग में, गैलेफू। यहाँ पे डिसाइड करा था कि इसको सस्टेनेबल बनाएंगे हम। होता क्या है भूटान में, क्योंकि चाहते नहीं है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ऐसे पॉल्यूशन वगैरह वाली कोई एक्टिविटी हमारी कंट्री के अंदर हो। तो इन्होंने बोला कि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो लिखे हैं, वैसी एक प्रॉपर स्टेट बना देंगे अपने भूटान के अंदर। दैट इज गैलेफू बोलते हैं उसको, गैलेफू एरिया। हुआ क्या यहाँ पे, जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी, और जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो यूथ क्या करेगा, वहां से चला जाएगा। तो यही प्रॉब्लम भूटान भी फेस कर रहा था। तो जब ये गैलेफू प्रोजेक्ट आया, तो इंडिया ने बोला कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, और जो यूथ भाग रहा था बाहर, वो भी रुक जाएगा कि ठीक है, एम्प्लॉयमेंट दे रही है हमारी कंट्री, तो हम रुक सकते हैं। गैलेफू प्रोजेक्ट। पर एक दिक्कत जो रिसेंट देखी गई है वो ये है, ऑल दो फ्रेंडली रिलेशंस मिलेंगे आपको, पर एक दिक्कत जो अभी मिली वो है डाइवर्सिटी। अब भूटान को कहीं ना कहीं ये फीलिंग आनी शुरू होगी है कि हम ओवर डिपेंडेंट हैं इंडिया के ऊपर। हमें थोड़ा सा डाइवर्स होना पड़ेगा, बाकी कंट्रीज के साथ भी हमें फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। तो एक ही नजदीक में तो एक ही पड़ोसी है फिर से, जिसके पास पैसा भी खूब आ जाता है लोन देने के टाइम पे, दैट इज चाइना। तो फिर ये भी बोल सकते हैं कि बन सकता है कल को। अभी तक फिलहाल रिलेशंस ठीक है। तो भूटान का ये देख लिया आपने। एक रीजन याद रखना है यहाँ पे, ये वाला। एक है पासमलुंग, एक है जाकरलुंग। भूटान की टेरिटरी में आते हैं दोनों, पर चाइना बोलता है कि ये हमारे हैं। और फिर चाइना बोलता है कि अगर, भूटान वालों को बोलता है कि अगर तुम्हें जाकरलुंग और पासमलुंग वापस चाहिए ना, तो हमें ये डोकलाम वैली दे दो। अब ये डोकलाम वैली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नीचे से रूट जाता है, जिसको बोलते हैं चिकन नेक कॉरिडोर या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। देखा, ये एरिया है तो भूटान का, जाकरलुंग एंड पासमलुंग। चाइना बोलता है कि ये हमारा है, और फिर ऑर्डर दे रहा है भूटान को कि अगर ये वापस चाहिए ना, क्योंकि उनके खास यूज का नहीं है ये, नीचे भूटान ही है डायरेक्टली, अटैचमेंट नहीं है इंडिया के साथ। पर ये डोकलाम वैली जो दिखती है नीचे, तो इसको बोलता है कि जाकरलुंग पासमलुंग हम आपको वापस कर देंगे, पर बदले में हमें चाहिए डोकलाम, जो कि वो दे नहीं सकते। अगर गलती से दे दिया तो सिर पे बैठ जाएगा चाइना। यहाँ से तो कनेक्टिविटी टूट जाएगी अपनी, फिर जो थोड़ा बहुत यहाँ पे कनेक्टेड एरिया है चिकन नेक कॉरिडोर वाला, ये तो सारा ही खत्म हो जाएगा। हम्म, कोई बोल रहा है कुछ? अमन? नहीं, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ से ये ग्रीन वाला पोर्शन इंडिया का दिखाया हुआ है, चिकन नेक कॉरिडोर इसको कहते हैं, या सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोल देते हैं। तो डोकलाम वैली की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये वाली कौन सी स्टेट है, सिक्किम। और यहाँ पे आगे सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ऑलरेडी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस में है। मणिपुर के इशू आप देखोगे, नागालैंड का इशू देखोगे, मिजोरम का आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे साइड में म्यांमार कंट्री है। अगेन म्यांमार भी हमारा पड़ोसी है, पर पड़ोसी तो है, पर यहाँ पे क्या हो रखा है, मिलिट्री coup हो रखा है, यहाँ पे भी तख्ता पलट हो रखा है। तो नॉर्थ ईस्ट के साथ हमारी कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमने बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखे हमेशा से ही, ताकि अगर ट्रेड करना है तो यहाँ से जल्दी जा सके। क्योंकि चिकन नेक कॉरिडोर तो है, पर यहाँ पे टेरेन ही बहुत टफ है, पहाड़ी इलाका है, चीजें कैरी करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। थोड़ा सा मौसम बिगड़ा, यहाँ पे रूट रुक जाते हैं, तो दिक्कत आती थी। पर अब बांग्लादेश में भी डिस्टर्बेंस आ गई है। हमारा जो
डायरेक्ट कनेक्शन था विद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वो फिर से डिस्टर्ब हो रखा है। तो हेंस वी कैन से कि जो आपका भूटान वाला एरिया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई करता है इंडिया कि हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके ताकि कोई ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। देन कमिंग टू बांग्लादेश, बांग्लादेश का एक दिन हमने कोटा सिस्टम वाला पढ़ लिया था। 2008 में शेख हसीना की सरकार आ जाती है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, इंडिया का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए बांग्लादेश में 2008 में। पर फिर कोटे पे कुछ टर्मोइल्स आ जाते हैं, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अभी नॉर्मल प्रोटेस्ट चल रहा था, मतलब कंट्रोल में था। देन वी स्टडीड अबाउट रजाकारास। ये रजाकारा एक तरह से होते हैं देशद्रोही। ठीक है, और ये टर्म स्पेशली उनके लिए यूज करी जाती थी जब 1971 में, एक मिनट, 1971 में ये जो ईस्ट पाकिस्तान आपका था, यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान ने बोला था कि यहाँ पे रेप्स करो और रेप इतने करने हैं कि इनकी नस्ल ही बदल जाए। तो उनके लिए ये टर्म यूज करी जाती थी रजाकार्स। तो जब ये स्टूडेंट्स को बोली गई फिर तो प्रोटेस्ट आपने देखा ही कि कितना ज्यादा वायलेंट हो गया। और जो ये कोटा सिस्टम था इसके ऊपर क्वेश्चन क्या उठाया गया था, विमेन को लेके भी बात करी गई थी। ज्यादा एम्प्लॉयड वहां पे विमेन थी कंपेयर टू मैन। तो वो थोड़ा सा चलो पेट्रियार्कल इशू भी आ गया, माइंडसेट आ गया। बट एनीवेज कोटा सिस्टम जो था उसने वायलेंट रूप ले लिया था। जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है उनकी एंड हो जाता है एंड फाइनली एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है बाय मिलिट्री। इंटरिम मतलब क्लियर है, टेम्परेरी। अभी इलेक्शंस होंगे, नई गवर्नमेंट बनेगी, पर कब बनेगी वो किसी को नहीं पता। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट। ओके, नाउ इंडिया कैसे स्टेबलाइज करने की ट्राई कर रहा है, इसमें आप अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज लिख सकते हैं। जैसे कई बार क्रेडिट दे दिया जाता है, लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है कि ये हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट रही आपकी कंट्री में। कॉमन लिख सकते हो ये सभी कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पे बांग्लादेश के लिए लिखा हुआ है बट आप ये सभी में लिख सकते हो। तो एक तो होती है पहली इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इससे दोनों ही कंट्रीज का फायदा होता है क्योंकि जब रिटर्न किया जाएगा तो दोनों को ही फायदा आएगा इंटरेस्ट की वजह से। एंड दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाती है जिस कंट्री में इकोनॉमिकल क्राइसिस पहले से ही चले होते हैं। और क्या फायदा हो जाता है, ट्रेड। देखा जाता है कि कौन सी कंट्री को किस चीज की रिक्वायरमेंट है और हम क्या परचेज कर सकते हैं। अगर बांग्लादेश का एग्जाम्पल लें, कॉटन, हम कॉटन भेजा करते थे इनको, ये हमें प्रॉपर कॉटन के कपड़े भेजते थे। तो अब तो खैर यहाँ पे डिस्टर्बेंस है तो ये चीज रुक गई है, तो ट्रेड भी प्रमोट होता है साथ में। तो ये तो सभी में आ जाएगा। देन कई कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे टूरिज्म, टूरिज्म के लिए बहुत जानी जाती है। एग्जाम्पल मालदीव्स। जैसे मुइजू जी आते हैं उन्होंने बोला कि इंडिया को बाहर निकाल लो अपनी कंट्री से। ठीक है, इंडिया आउट की कैंपेन्स चला दी उन्होंने, पर उससे हुआ क्या, अपना तो उतना लॉस नहीं हुआ हमारा। वहां पे मोदी जी ने एक फोटो खिंचवा दी लक्षद्वीप में, वहां से अपना टूरिज्म प्रमोट हो गया। पर वो बहुत फ्रेजाइल एरिया है लक्षद्वीप, वहां पे एकदम से बहुत ज्यादा बल्क में जो टूरिस्ट है उनको नहीं लिया जा सकता। बट एनीवेज मालदीव्स का लॉस हुआ उस केस में, तो टूरिज्म भी यहाँ पे प्रमोट किया जा सकता है। तो ये कॉमन एग्जाम्पल है जो सभी जगह लिख सकते हो आप। तो कोलैप्स ऑफ डेमोक्रेसी कैसे कैसे हुआ, अब कई बार एलिगेशंस लगे हैं शेख हसीना के ऊपर भी कि कभी भी कोई अगर इनके अगेंस्ट बोलने की ट्राई करता था सोशल मीडिया के थ्रू स्पेशली, तो वो अकाउंट्स बंद करवा दिए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का डेफिसिट देखा गया है, कमी देखी गई है। देन इकोनॉमिक डाउनटर्न, चलो ये तो पढ़ लिया हमने, वो एम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा था। एंड वायलेंट प्रोटेस्ट बाय स्टूडेंट जो कोटा सिस्टम के अगेंस्ट कर रहे थे। तो इंडिया का यहाँ पे तो लिमिटेड ही रोल रहा क्योंकि अपने को तो पता भी नहीं चला कि ये जो बांग्लादेश में इतना ज्यादा एकदम से वायलेंस आया ये कैसे आया। तो उसके ऊपर तो खैर टीम्स भेजी जा रही हैं, आपने सुना होगा यूएस से टीम आई है स्पेशल इस चीज को चेक करने के लिए कि इतना टर्मोइल क्यों हुआ बांग्लादेश के अंदर। उसके बाद चलो ये तो हमने पढ़ लिए। अब यहाँ पे कुछ पोर्ट्स हैं जो कि बांग्लादेश के हैं, न्यूज़पेपर में बार बार सुनने को मिलते हैं, इनको याद कर लो। मोंगला पोर्ट पे तो क्वेश्चन 2-3 पेपर्स में आ चुका है, मोंगला पोर्ट तो पता ही होना चाहिए। देन चिट्टागोंग, ये तो हाँ ठीक है, एंड ढाका, बारिसल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं बांग्लादेश के। देन श्रीलंका आ जाते हैं। श्रीलंका में क्या क्या इश्यूज हुए थे, अभी 2021 में जाओगे तो यहाँ पे देख, पहले लोकेशन क्लियर है ना, बिल्कुल बॉटम में है ये वाला। चलो इसकी पहले ज्योग्राफी देख लो। यहाँ पे एक पेनिनसुला है जिसको बोलते हैं जाफना पेनिनसुला। एक ग्रुप सुना होगा आपने, LTTE, अभी बताती हूँ इसके बारे में। उनका कुछ ना कुछ रिलेशन है यहाँ पे।
कुछ खास पॉपुलेशन नहीं मिलती इस रीजन में, पर एक चर्च है, तो मतलब टूरिज्म तो होता होगा सॉर्ट ऑफ, कोई ना कोई सेरेमनी तो होती होगी जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं, और बाकी पॉपुलेशन नहीं मिलती इस एरिया में। हुआ क्या था वो हिस्ट्री है, उसको बताती हूँ। उसके अलावा यहाँ पे एक स्ट्रेट मिलती है जिसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। न्यूज़पेपर में आप बार बार एक चीज पढ़ोगे, फिशरी रिलेटेड इशू, मछली पालन जो करते हैं, इंडिया के भी आते हैं यहाँ पे, स्पेशली तमिलनाडु वाले एरिया के, और यहाँ से श्रीलंका के भी आते हैं। पर कई बार दोनों कंट्रीज की नेवी उनको पकड़ लेती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने बॉर्डर लाइन क्रॉस कर दी होती है। तो वो इशू यहाँ पे ही पढ़ते हो आप, वो पाक स्ट्रेट। नीचे एक मन्नार की गल्फ आ जाती है, खाड़ी, गल्फ एंड बे, क्लियर है ना मीनिंग्स? गल्फ का क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द एरिया लैंड से होगा सराउंडेड, और जो मुंह वाला पार्ट होगा जहाँ पे पानी के साथ कनेक्टेड है वो छोटा होगा, नैरो होगा। एंड बे छोटी होती है, पानी की डेप्थ भी कम होती है, और जो गल्फ होती है काफी बड़ी होती है, ऑल्दो दे आर सेम। ठीक है, बे ऑफ बंगाल आपने सुना है, यहाँ पे आप सुनते हो गल्फ ऑफ खम्बत। ठीक है, वैसे यहाँ पे आ गई गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, सारे फिशरी रिलेटेड पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट है। तो एक तो हमें कोऑपरेशन पता लग गया कि कहाँ पे करना जरूरी है, फिशरी सेक्टर में प्रॉपर बॉर्डर्स बनाए जाएं, क्योंकि फिर कैप्चर कर लिया जाता है, फिर कंप्लेंट्स आती हैं, फिर निकालना मुश्किल हो जाता है, कई बार फायरिंग हो जाती है, तो वहां पे उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये तो ज्योग्राफी थी जो कि आपको पता होनी ही चाहिए। देन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एल, पीछे जाते हैं। अच्छा, ये जो है मैप लगा हुआ, ये तमिलनाडु है, तमिल पीपल आ जाएंगे। पहले अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो कनेक्टेड होती थी एरियाज, मतलब बातचीत बहुत फ्रिक्वेंट होती थी। बाद में सेपरेट कंट्री बन गई तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ गए। ये जो जाफना वाला, ये नॉर्थ वाला जो एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का स्पेशली, यहाँ पे हुआ करते थे ये LTTE, मतलब श्रीलंका के अंदर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी थी जो थे तमिल। वो राजीव गांधी एंड ऑल, यहाँ पे हुआ था वो सारा इंसिडेंट। ठीक है, इसी इशू के पीछे। तो ये बोलते थे कि हमें भी जगह दी जाए, पर बाकी जो डोमिनेटिंग पॉपुलेशन थी वो एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो चलो ये मुद्दा जो था वो भी सॉल्व हुआ जाके, एंड 2009 में दोबारा से ये बात चली थी। बट खैर ये वही मुद्दा है जो चलता ही रहेगा, जैसे अपना कश्मीर वाला आ जाता है वैसे ही ये है, पर उतना वायलेंट नहीं है। फिर उसके बाद आप देखोगे, और टाइज कहाँ पे की, हाँ ये 2021 में ही आप देखोगे गवर्नमेंट थी प्रेसिडेंट गोताबया राजपक्षा की, और 21 बोल दिया, अभी 2023 की बात है। तो इनको रेजिग्नेशन देना पड़ा था, क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी सरकार रिश्तेदारों से भरी हुई थी, नेपोटिज्म एट पीक। सारी की सारी सरकार जो थी, यहाँ पे आप देखोगे नेपोटिज्म हो रखा था, सारे रिश्तेदार बैठे हुए थे। लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत है वहां पे हो नहीं रहे, इनके घर भरे हुए हैं, रेजिग्नेशन करवा दिया। प्रोटेस्ट हुआ एंड ऑल, तो उससे एक क्राइसिस आए। एक और इशू हुआ था, इन्होंने क्या बोला था, हम डायरेक्टली फोकस करेंगे नेचुरल फार्मिंग के ऊपर। और एक दिन हमने पढ़े थे कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर पूरी की पूरी कंट्री में आप फर्टिलाइजर पहले यूज कर रहे हो, फिर एकदम से नेचुरल उस पर जा रहे हो, यहाँ पे आगे फूड क्राइसिस, खाना ही नहीं बचा लोगों के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, रशिया वगैरह सबको मना कर दी कि अब नहीं हमें फर्टिलाइजर चाहिए, हम नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो बाहर से भी कनेक्टिविटी रुकी, और इनकी कंट्री के अंदर आगे फूड क्राइसिस। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम तो ये। उसके बाद फिशरी डिस्प्यूट, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स, प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग मरते हैं एंड ऑल। डेट बर्डन, इनको भी धमकी मिली हुई कि आपने बहुत ज्यादा लोन ले लिया है, थोड़ा कंट्रोल रखो लोन के ऊपर। तो यहाँ पे बस ये चीज दिखाई गई है कि आप देख सकते हो श्रीलंका के अंदर भी डिस्टर्बेंस हो रखी है। नाउ इंडिया का क्या रोल है, वही सारे पॉइंट जो अभी देखे हमने। इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है, कि आप अपनी एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा सा बूस्ट दो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करो, एजुकेशन पे काम करो, हेल्थ केयर सेक्टर पे काम करो। तो वही चीज यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, बायलेटरल टॉक्स आप बता सकते हो। देन उसके बाद मॉलदीव्स की बात करते हैं, ये आपका ऊपर टॉप पे इंडिया, इधर श्रीलंका। थोड़ा सा नीचे आओगे तो ग्रुप ऑफ आइलैंड आपको मिल जाएगा, दैट इज मॉलदीव्स। कैपिटल इज मेल या माले बोल देते हैं इसको। तो यहाँ पे मिल जाएगी आपको, इंडियन ओशन में दिखती है। टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पर जैसे ही नई सरकार बन के आती है, यहाँ पे लिखा है, ये पास्ट है थोड़ा सा, 2008 में पहली बार यहाँ पे डेमोक्रेटिक वे से इलेक्शन होते हैं। तो उससे पहले क्या चल रहा था, ऑटोक्रेटिक रूल। ऑटो यानी कि सेल्फ, मतलब एक ही बंदा था जो कि बैठा हुआ है गद्दी पे कब से, 30 साल से वही चीज चली आ रही थी। 2080 में, सॉरी 2080 बोल दिया, 2008 में यहाँ पे 30 साल के बाद डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, मतलब अब प्रॉपर गवर्नमेंट आएगी, उनका एक टाइमलाइन होगा, मेजोरिटी सस्टेन करके रखनी पड़ेगी, मेजोरिटी निकली, गवर्नमेंट गई। तो वो चीज यहाँ पे 2008 में देखने को मिलती है।
जनरल हुआ करते थे अहमद, एंड उसके बाद जो प्रेसिडेंट बन के आए वो थे मामून अब्दुल गायूम। ये नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप अपनी हॉबी में पॉलिटिक्स वगैरह लिख देते हो तो फिर पता होने चाहिए, ठीक है। इंडिया ने काफ़ी सपोर्ट किया था ताकि यहाँ पे भी फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन हो सके, क्योंकि हमने पढ़ा था जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड इसी चीज़ के लिए जाना जाता है कि मोस्ट इंडिपेंडेंट है बॉडी, एंड फ्री एंड फेयर तरीके से अपने इलेक्शंस कंडक्ट करवा पाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि सजेशन भी लेती हैं इंडिया के ECI से। अब मालदीव्स में क्या हुआ, पहले तो लोकेशन देख ली हमने। ओहो, वो कहाँ गई स्लाइड। एनीवेज, मालदीव्स में क्या हुआ, मुइज़ू की सरकार आ जाती है जो कि एक्सट्रीम प्रो चाइना, चाइना की तरफ चले गए। पहली मीटिंग भी कहाँ पे करी, चाइना में। 2008 के बाद देखा गया था जितने भी मालदीव्स में हेड बनते थे वो पहले इंडिया से मिला करते थे, वो गए सबसे पहले चाइना, कि चाइना हमारे यहाँ पे, नहीं नहीं चाइना ही गए थे, ऐसे हुआ होगा फिर रूट, ठीक है। तुर्की गए, तुर्की के साथ अपने इनडायरेक्ट ही रिलेशन है, डायरेक्ट नहीं है। देन चाइना गए, अच्छा हाँ, नेबरहुड के कॉन्टेक्स्ट में चाइना बोल दिया था मैंने, ठीक है। तो तुर्की गए, देन चाइना गए, चाइना इज आवर नेबरहुड। और उसके बाद देखा गया कि इंडिया से बोल दिया कि अब इंडिया आउट कैंपेन चलाओ। उन्हीं से इन्फ्लुएंस होके बांग्लादेश ने भी चला रखी थी इंडिया आउट जो कैंपेन थी, कि जो भी उनकी प्रोडक्ट हैं वो सारी चीजें उनको बाहर निकालो। पर अभी तो खैर लेसन मिल चुका है मॉलदीव्स को, अब वो थोड़े से इंडिया की तरफ आ चुके हैं, मीटिंग भी हुई है रिसेंटली। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि थोड़ा सा बैलेंस सा अप्रोच है, पर बिकॉज इंडियन ओशन के पास हैं तो इंडियन ओशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इनके साथ दोस्ती करना जो है वो इंपॉर्टेंट है। पर ये चीज़ सॉल्व होगी है तो इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे मॉलदीव्स के केस में। देन कमिंग टू म्यांमार, म्यांमार के साथ भी आपने कनेक्टिविटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट सुने होंगे। पर यहाँ पे भी क्या हुआ, 2021 में डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है और तब से चल रहा है मिलिट्री कू। और अगर जनता उनके अगेंस्ट कुछ भी बोलने की ट्राई करती है तो उनको एट द सेम टाइम शूट कर दिया जाता है। तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका म्यांमार, लोकेशन देख लो, बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ यहाँ पे बॉर्डर मिल जाएगा। उसके अलावा आपने रोहिंग्या रिफ्यूजी, अब ये लोग क्या करते हैं, ये चलते हैं टुवर्ड इंडिया, इंडिया के स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। तो इंडिया के रिसोर्सेज पे फिर प्रॉब्लम आ जाती है। अब इंडिया की ऑलरेडी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो रखी है, वो थोड़ी बाकियों को सपोर्ट कर पाएंगे। पर फिर वहाँ पे ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ आ जाती है, ये चीज़ फुलफिल करने के लिए देना ही पड़ता है, उनको शेल्टर देना ही पड़ जाता है। तो रोहिंग्या इशू भी आप बार बार सुनते हो। तो यहाँ पे जस्ट ये बताया गया है कि जो म्यांमार है वो भी अगेन टर्मोइल में है। तो वे फॉरवर्ड हमने स्टडी कर लिए वन बाय वन सभी के साथ, ठीक है। तालिबानीज भी कोऑपरेट करना चाहते हैं वैसे इंडियंस के साथ, क्योंकि उनको इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड समझ आ गया अब कि पैसा नहीं होगा तो खाएंगे क्या। एनीवेज, तो वे फॉरवर्ड हमने बीच में ही डिस्कस कर लिया था। नोट दिस क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना, लिख लिया करो।